पहला कौन सा है? सॉलिड स्टेट, ठीक है। देन सेकेंड इज सोल्यूशन, थर्ड आयनिक, फोर्थ थर्मोडाइनमिक्स, देन फिफ्थ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सिक्स्थ केमिकल काइनेटिक्स, देन P block, right? So seventh is P block, then DNF, and then coordination compounds, then ऑर्गेनिक। ठीक है, अभी आपको सबको प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक में क्या हो रहा है, रिएक्शंस याद करोगे, ठीक है, याद भी रहेगा, पूरा एकदम अच्छे से समझ में आएगा, बट वेन एवर यू विल गिव दी एग्जाम, थियोरी एग्जाम में भूल जाओ, ठीक है, उसके लिए डेली प्रैक्टिस की जरूरत है। नाउ सी, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में, ठीक है, सॉलिड स्टेट में न्यूमेरिकल 100% है, ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल आता है, 4 मार्क न्यूमेरिकल कंपलसरी, सोल्यूशन में मिनिमम 5 मार्क न्यूमेरिकल, आयनिक इक्विलिब्रियम 3 मार्क, थर्मोडाइनमिक्स 5 मार्क, 1 डेरिवेशन एंड 1 न्यूमेरिकल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिनिमम 6 मार्क्स, केमिकल काइनेटिक्स मिनिमम 5 मार्क, ये कंपलसरी है, ठीक है। अभी इसके मार्क्स देखो सब लोग कितने हो रहे, टोटल 5 + 5 10 + 16, 16 + 10 23 मार्क्स। हाउ मेनी मार्क्स? 23 मार्क्स का सिर्फ क्या आ रहा है आपको, न्यूमेरिकल, ठीक है, आपको याद करना है नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड है, क्लियर विद द पॉइंट। अभी इसमें से सब लोग को ये देखना है कि सॉलिड स्टेट के कौन कौन से क्वेश्चंस आपको इजी जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको टफ जा रहे हैं। दो ही टाइप के क्वेश्चंस, एक तो न्यूमेरिकल पार्ट होगा, दूसरा थ्योरेटिकल पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद सोल्यूशन में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे बच्चों को डाउट है ना, अक्खा यूनिट थोड़ा सा डाउट है, तो सोल्यूशन को हम डिटेल में करने वाले। उसके बाद आयनिक, थर्मोडायनेमिक्स, आई विल टेक दिस ऑल्सो, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत डिटेल में ही होगा। मैंने कुछ सोल्यूशन के नोट्स बनाए, ठीक है, तो हमें देखना है कि उसमें कौन कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन लेसन को मैंने अच्छे से सॉर्ट आउट किया है, ठीक है। अभी देखो ये सब चीजें आपने टू चेक द बेसिक चेकलिस्ट बनाया मैंने, कि अगर आप लेसन को स्टार्ट कर रहे हो ना सोल्यूशन, तो आपको क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। सबको ये याद है, मोल्स कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट में भी ये पूरा जो टर्म है ना, दिस इज ऑल, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कहा, ये किस लिए है, दिस इज फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से रिलेटेड है। अगर आपको उन्होंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या क्या होगा, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स बहुत रेयर पूछते हैं, तो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम, डू यू एक्सेप्ट दिस थिंग, ठीक है। तो उससे उससे रिलेटेड हमारा मोल्स तो हो चुका है, राइट। मोल्स क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज मोल्स, गिवन मास अपॉन molar mass, what is given mass upon molar particles, given volume upon molar volume 22.414। उसके बाद मोल फ्रैक्शन, क्या होता है मोल फ्रैक्शन, इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ x1 और x2, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन के ये टर्म्स है, एंड दिस ऑल टर्म्स आर देयर इन दिस स्टेट बोर्ड, पूरे है। इसमें से ये नॉर्मेलिटी देखो, नॉर्मेलिटी इज देयर इन द नीट ओनली, मे बी इट इज आस्क्ड इन जेई और सीईटी, मे बी, बच्चे तो बोल रहे नहीं पूछा है, बट नॉर्मलिटी के क्वेश्चंस आते ही है, ठीक है। उसके बाद मोलैरिटी, मोलैलिटी, पीपीएम, पीपीएम इज अगेन अ नीट पार्ट, ये दोनों भी कौन सा पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। सबको क्लियर है ये टर्म्स, यही टर्म्स एटलीस्ट आपने सुने हैं, राइट। मोल सुना है, मोल फ्रैक्शन सुना है, मोलैरिटी है क्या, एवरीथिंग इज स्टार्टिंग विद द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझ में आ रहा है, आपके पास पानी का टंकी है, आप उसमें क्या डाल रहे हो, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मोल्स, वहां पे मोल फ्रैक्शन लगेगा, समझ रहे हो। आपके पास पानी का टंकी है, तो व्हाट यू विल डिसाइड, कितना मास है और कितना वॉल्यूम है,
सॉरी उल्टा बोला, कितना वॉल्यूम है कितना मास है, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, मोलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू मास, मोलैलिटी, वन मोलर सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद बेसिक टर्म्स में दूसरा आपको ये आना चाहिए, यूनिट कौन कौन से यूनिट्स यूज होंगे। मोल का यूनिट तो क्या है, मोल ही है। ठीक है, इसका टेबल मास का क्या आएगा, केजी आएगा, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ केजी टू ग्राम। वॉल्यूम, वॉल्यूम डीएम क्यूब। ठीक है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ डीएम क्यूब इज इक्वल टू नथिंग बट 1 लीटर। ठीक है, प्रेशर मैंने आपको अलग से टर्म्स लिख के दिए। व्हाट आर द प्रेशर टर्म्स वी आर यूजिंग इन द सॉल्यूशन लेसन, एक तो एटीएम है और दूसरा बार है, तीसरा एमएमएचजी है। ये 3 यूनिट्स को छोड़ के और कोई यूनिट्स है ही नहीं। सबको एकदम श्योरिटी पता होनी चाहिए कि प्रेशर से रिलेटेड इसका कन्वर्जन क्या है। ठीक है, उसमें से मुझे तो लगता है ये तो दोनों सेम ही है, को सोचना ही नहीं है। देन डेंसिटी का फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू यूज दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू यूज द ऑल यूनिट्स इन सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। कहाँ पे लगेगा आपको सीजीएस, एस कहाँ पे लगेगा, केमिकल काइनेटिक्स में लगेगा, एस कहाँ पे लगेगा आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लगेगा। उसके अलावा टाइम का कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट किससे, यूनिट से। उसके बाद टाइप्स ऑफ सोल्यूशन विच इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। आप पर्टिकुलरली आपके पास जो सॉल्वेंट है, ठीक है, जैसे कि अगर आपको नींबू पानी बनाना है तो आप पहले क्या लोगे, क्या लेते हैं आप लोग, हमेशा क्या देते हो, पानी लेते हैं हम लोग। ऑलवेज रिमेम्बर, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है ना वही हम पहले लेते हैं, बाद में फिर ऐड करने वाली चीजें लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको। ठीक है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब कम, ठीक है, सैचुरेटेड मतलब जितना चाहिए उतना, सुपर सैचुरेटेड मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं, पोलर सॉल्यूशंस में वी हैव 2 टाइप्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। बेसिकली ये जो पोलर वाले सॉल्वेंट्स है ये किससे रिलेटेड रहेगा, दिस विल बी रिलेटेड टू योर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट एंड H प्लस डोनेशन। प्रोटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटिक, प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन से रिलेटेड, विच विल रिलीज द प्रोटॉन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटॉन, H प्लस। ठीक है, ये आपको कहाँ पे यूज होगा, दिस इज यूज्ड इन ओनली एंट्रेंस एग्जाम। पोलर सॉल्वेंट कौन से है, अपोलर कौन से, पीपीएस एंड एपीएस बोलते हैं इसको। एंड देन नॉन पोलर मतलब इसमें कौन से आएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेंजीन डेरिवेटिव्स, फिनॉल आएगा, घर पे यूज करते हो फिनॉल, राइट, तो किस में आएगा वो, नॉन पोलर में आएगा। ठीक है, HCl हम लोग घर पे यूज करते हैं, एसिड, किस में आएगा वो, पोलर में आएगा। समझ रहे हो, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, पोलर पे मैक्सिमम यू विल ऑब्जर्व इस टाइप का रहेगा, ई पॉजिटिव एंड ई नेगेटिव बॉन्ड रहेगा उसके बीच। मतलब अगर ऑर्गेनिक है तो ई पॉजिटिव ई नेगेटिव, अगर इनऑर्गेनिक है तो आयनिक कंपाउंड। HCl क्या हो गया, इनऑर्गेनिक, आयनिक, राइट। H2SO4 क्या हो गया, इनऑर्गेनिक, आयनिक कंपाउंड। तो वो क्या करेंगे, रिलीज, H प्लस को रिलीज करेंगे। क्लियर, तो ये चेकलिस्ट है, कुछ नहीं है इसमें, दिस इज नॉट एट ऑल सोल्यूशन, ये सोल्यूशन लेसन है ही नहीं। First of all, you must be aware of all these terms while before starting the solution lesson. कहाँ से आया ये, कोई मुझे बता सकता है कहाँ से पढ़ाने है हमने। If you remember, these all things are there in the, ये कहाँ पे है सब, कहाँ पे पढ़ा है हमने, this is the first and second lesson of 11th standard. If not that, फिर आपको 12th में पढ़ के फिर से 11th में कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें भी कहाँ से है, दिस इज फ्रॉम फर्स्ट लेसन 11th। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा चीजें हो गई, इट डिपेंड्स करता है कि टीचर आपको कैसे समझा। ठीक है, ये तो आपका सोल्यूशन लेसन में भी हो जाएगा। नाउ लॉस चेकलिस्ट, हाउ वी आर स्टार्टिंग द लेसन, डू यू रिमेम्बर,
याद है सबको, हमने सोल्यूशन को कैसे, एक सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, फिर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में क्या होगा, आपके पास जितने भी फेजेस है, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, है ना, सॉलिड गैस, गैस लिक्विड, ये सब आप कर लें, वहाँ पे डायरेक्टली चेकलिस्ट दिए आपको, ठीक है, सॉरी एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, वहां से कर लो, क्योंकि उसमें से एमसीक्यू आ सकता है। नाउ यहाँ पे देखो, वी हैव लॉज, ठीक है, वी हैव लॉज, पूरे सोल्यूशन में आपके पास एक बेसिक है, दूसरा लॉज है, और तीसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। इसके अलावा सोल्यूशन लेसन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। लॉज में वी आर स्टार्टिंग विथ, क्या करते हो आप लोग, हाउ वी आर प्रिपेयरिंग सोल्यूशन, कैसे बनाते हैं हम, नॉर्मल सोल्यूशन की बात करो, क्या करते हैं हम लोग, सॉल्वेंट लेते हैं, आपकी मर्जी है ना, जूस किस में बना, पतीला में बनाना है या फिर ग्लास में बनाना है, उसके बेसिस पे आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेते हो और डालते हो, बट यू आर ऑब्जर्विंग, उसके बाद क्या ऑब्जर्व, साला कब डिजोल्व होगा, कब शक्कर डिजोल्व होगी, फिर इसको घुमाओ, ये क्या है, व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली, व्हाई यू आर स्टडिंग दैट सोल्यूशन, क्यों स्टर कर रहे हो आप लोग, सोल्यूबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट, उसी को बोलते हैं सोल्यूबल। मैंने किया क्या, मैंने क्या किया, सॉल्वेंट लिया, मैंने क्या किया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, हो गया सोल्यूबिलिटी का डेफिनेशन। बहुत सिंपल है, जिनको ऐसा याद नहीं हो रहा है, बहुत मैंने किया, लिया गया, मैंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया, आई एम डिसॉल्विंग दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, दैट इज नथिंग बट अ solubility. Now the point is, we are considering ये किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड विद द सोल्यूबिलिटी, डिटेल में हम देख लेंगे, जस्ट चेकलिस्ट एक बार चेक करें। फिर रॉल्स लॉ है, रॉल्स लॉ आपको एग्जैक्टली किसके बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है रॉल्स लॉ, वो तो पहले आपको पार्शियल प्रेशर के बारे में बताता है, क्योंकि वेपर प्रेशर तो नोन है, दे आर दी स्टैंडर्ड वैल्यूज, आपको रॉल्स लॉ वेपर प्रेशर के बारे में बताता है, सॉरी पार्शियल प्रेशर के बारे में बताया, कि अगर अभी मैं हम पढ़ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नॉर्मल भाषा में उसको क्या बोलोगे, मिक्सचर। So whenever there is a mixture of two components, you have to understand the partial pressures. You have to understand the terms used in that. उसके मोल्स कितने लिए, इसके मोल्स कितने लिए, फिर उसके कंपैरिजन में मोल्स ऑफ कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मोल्स, क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन, है ना। मैंने नमक लिया 20 ग्राम, मेरे पास सोल्यूशन कितना बना टोटल 100 ग्राम, तो उसके कंपैरिजन में कितने परसेंटेज है, वो मोल फ्रैक्शन होता है, उसके फ्रैक्शंस होते हैं, एंड फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, याद रखना, कितने भी फ्रैक्शंस आए, कितने भी कंपोनेंट्स आए, उसका एडिशन कितना होता है, 1 होता है। तो ये रॉल्स लॉ का तो बेसिक टर्म में आ गया, राइट, क्या क्या ये बेसिकली आपको किसके बारे में बताता है, ये आपको पार्शियल प्रेशर के बारे में बताता है, ठीक है। व्हाट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं हम लोग, रॉल्स लॉ के बेसिस पे। उसके बाद एजियोट्रोप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन, हालांकि ये दोनों भी पॉइंट अगर आपको ये नहीं पता तो आपको ये नहीं समझे, ये किसका पार्ट है, एजियोट्रोप्स इज अ पार्ट ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, एजियोट्रोप इज नॉट अ पार्ट ऑफ आइडियल सोल्यूशन, समझ रहे हो, एग्जैक्टली एजियोट्रोप्स है क्या, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सोल्यूट का भी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही दिखेगा, सॉल्वेंट का भी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही दिखेगा। अभी ये जो मैक्सिमम एंड मिनिमम एजियोट्रोप्स क्या है बॉइलिंग का, वो बाद में, उसके बाद डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ आपको किसके बारे में बताता है, क्या पढ़ते हो डाल्टन्स लॉ के बारे में, एनी आइडिया, व्हाट इज डाल्टन्स लॉ, यस, डाल्टन्स लॉ आपको टोटल प्रेशर के बारे में बताता है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन पूछा, सब बच्चे आए कि नहीं, कौन सा लॉ है, डाल्टन्स लॉ, मैंने पूछा कमलेश आया कि नहीं, रॉल्स लॉ, मैंने पार्शियल प्रेशर के बारे में पूछ लिया, पार्शियल एक स्टूडेंट को ये आया कि नहीं, सो दैट इज नथिंग बट रॉल्स लॉ, समझ रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि कमलेश, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट आना चाहिए,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो छोड़ो, कॉली का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉली? कॉलीग समझते हो? कॉलीग आजू बाजू वाले, है ना, मेरे नियर एंड, मतलब जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, जिस मिक्सचर में मुझे रहना है, तो आजू बाजू के वजह से मेरे ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, दैट इज नथिंग बट, वो उसको कलीग बोलते हैं हम लोग। समझ रहे हो? जब आप वर्क करते हो तो उसको, आपके साइड वाले बंदे को आप क्या बोलोगे? कलीग बोलोगे। पिक्चर अगेन। सो आपके आजू बाजू वाला बंदा क्या करता है, उसकी वजह से मैं एज अ मेन पर्सन हूँ, तो मेरे ऊपर क्या इफेक्ट करेगा? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे सोल्यूशन के लेवल पे हमारे पास क्या है? वी हैव नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड वी हैव इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अभी यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? ये अभिजीत, व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट? व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो वर्ड बेसिक कहाँ से आता है? कहाँ से आता है बेसिक? इलेक्ट्रो अपने सबसे पहले कहाँ पे सुना? इलेक्ट्रॉन में सुना ना। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, मतलब आयंस। समझ रहे हो? इलेक्ट्रोलाइट से ही समझो आप लोग। जो इलेक्ट्रॉन देगा, कोई भी स्पीशीज होने दो, वो क्या हो गया? आपका इलेक्ट्रोलाइट। सो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है, दिस इज रिलेटेड विथ आयंस। ऐसे कंपाउंड जो आयंस होते हैं, राइट? कैटायन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को देगा। एनायन करेगा क्या? एनायन क्या करेगा? लेगा। कहाँ पे रखेगा उसको? ऊपर वाले सेल में। तो उसका लेन देन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज देयर इन दी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या पढ़ते हो? इलेक्ट्रॉन लेने और देने वाला है, तभी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पॉसिबल है। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट? ऐसा नहीं होगा कि आपने शुगर का मिक्सचर बनाया और लाइट जला दिया, शुगर का सोल्यूशन घर पे ही बना दिया और उसी से बल्ब जलाया। पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दैट इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट गिविंग द इलेक्ट्रॉन। शुगर को डिसोसिएट करो, इलेक्ट्रॉन देगा क्या? वो नहीं देगा, उसका डिसोसिएशन नहीं होता। So basically, organic compounds are considered as non-electrolyte. And उसमें सब है, which bond is there? Covalent bond. तो ये basic है। कोवेलेंट बॉन्ड आ गया तो आपको कंपाउंड्स भी समझ में आएगा। कोई भी एग्जांपल आने दो। उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन कौन सी है? एक वेपर प्रेशर है, राइट? इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या पढ़ोगे आप, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या पढ़ोगे? जैसे अगर वेपर प्रेशर लोअरिंग है, तो यहाँ पे क्या पढ़ोगे आप? डेल्टा पी, राइट? वही यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए क्या पढ़ोगे आप? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हाउ मच? हाँ, के बी इंटू एम। कुछ नहीं है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हाउ मच? के एफ इंटू एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। यहाँ पे क्या आएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर इज आई इज इक्वल टू व्हाट? CRT. What do you mean by C? C stands for molarity, N by V होता है, PV is equal to nRT। इसलिए पाए वॉल्यूम वहां पे गया। ठीक है। ये सब जितना भी मैंने लिखा है, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज देयर इन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? आपके पास आयंस आएंगे। सो आयंस से ही आपने आई लिया, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे? डेल्टा पी की जगह पे आई इंटू डेल्टा पी। डेल्टा टीबी की जगह पे क्या आएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हाउ मच? आई इंटू के बी इंटू एम। यहाँ पे क्या आएगा? आई इंटू के एफ इंटू एम। यहाँ पे क्या आएगा? आई इंटू सी इंटू आर टी। ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को मत बोलो। ठीक है। जिसको आयंस नहीं पता है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आयंस आया मतलब आपको यहाँ पे कौन सा बेसिक लगेगा? फिर से डिसोसिएशन लगेगा। ठीक है। आगे मैंने लिखा है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन।
हम सबसे पहले मोल्स को कैसे डिनोट करते हैं? हाउ वी आर डिनोटिंग मोल्स? n is equal to, so I'm writing down here as a ni, जिसका पूछा है, ठीक है, जिसका पूछा है, 1 का पूछा है, 2 का पूछा है, 3 का पूछा है. What do you mean by moles? Moles is equal to how much? Given mass upon molar mass. अभी यही आप समझते हो, ठीक है. उसके बाद given particles upon molar particles. उसके बाद given volume upon molar volume, that is 22.414 dm cube ही होना चाहिए. What do you mean by Na? 6.022 into 10 raised to 23 particles, and these particles can be atom, न्यूक्लियाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं. क्लियर? ये आपको कहाँ पे लगेगा? ये फॉर्मूला आपको कहाँ पे लगेगा? ये फॉर्मूला आपको लगेगा सॉलिड स्टेट, बेसिक. ये दो फॉर्मूलेज आपको कहाँ पे लगेंगे? सॉल्यूशन में लगेगा, केमिकल काइनेटिक्स में लगेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लगेगा, थर्मो में लगेगा, चारों लेक्चर्स. सिर्फ एंड सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आपको कहाँ पे लगेगा? सॉलिड स्टेट में, ठीक है. सो डू नॉट फॉरगेट दी एमपीवी कॉन्सेप्ट. ये मैंने बहुत अच्छे से बताया. इफ यू फॉरगेट एमपीवी तो आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री भूलनी चाहिए फिर, क्योंकि मोल्स कैलकुलेशन ही पूरे केमिस्ट्री का बेसिक है, ठीक है. नाउ इफ यू आर गोइंग हियर, व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन? गाइस पहले फ्रैक्शन का मतलब समझो. एक बंदे के आपके कंपैरिजन में कितने मार्क्स आए, दैट इज अ फ्रैक्शन. आप क्या डाल रहे हो, फिर से क्या कर रहे हो आप? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यू आर डिसॉल्विंग इन अ सॉल्वेंट, ठीक है. तो आपके पास मोल फ्रैक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो किसके मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है? दोनों के भी. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑल्सो. ऐसा तो नहीं होगा कि मम्मी ने बोला जा बेटा पानी में नमक डाल के आ, मुझे नमक पानी पीना है, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे ना, चुटकी भर नमक लिया और बड़े वाले पतीले में डाल दिया और उसमें से एक गिलास लेके गए, कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे? सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर अ सोल्यूट. आपको कितना अमाउंट डालना है इसी पे मैटर करता है. वे ऐसा तो नहीं होगा कि आपने एक चुटकी थोड़ा सा पानी लिया, उसमें नमक डाल दिया और फिर मम्मी को लेके गए. दैट इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट सोल्यूशन. तो दोनों के भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होने चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है. इट मस्ट बी अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो हम मोल फ्रैक्शन जब पढ़ते हैं तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिनोटेड बाय एक्स, ठीक है. सो एक्स आई, जितने कंपोनेंट्स होंगे सबका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. एक्स आई इज इक्वल टू हाउ मच? एक्स आई इज इक्वल टू जिसका पूछा है अपॉन टोटल मोल्स. सो एक्स का मतलब व्हाट डू मीन बाय मोल फ्रैक्शन? मोल्स ऑफ कंपोनेंट. जिसका पूछा है, सोल्यूट का पूछा है तो सोल्यूट का रखो, सॉल्वेंट का पूछा है तो सॉल्वेंट का, अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन. ये होता है मोल फ्रैक्शन. एंड ऑलवेज रिमेंबर समेशन मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1. मतलब आपके लेवल पे x1 x2 इज इक्वल टू 1. ऐसा भी हो सकता है x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1. कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? अगर आपको नींबू पानी बनाना है तो क्या करोगे? नींबू डालोगे. व्हाट इज नींबू? सिट्रिक एसिड. इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. उसके बाद नमक, उसके बाद काला नमक, है ना. तो सोल्यूशन ऑफ सोल्यूट किसका? डबल सॉल्ट डाला आपने, डबल सॉल्ट डाला. KCl एंड NaCl क्या होता है? इसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है वो, KCl NaCl. चेक विथ कार्नलाइट, चेक विथ कार्नल नहीं, मोर सोल्ट नहीं, ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट दो सोल्यूट डाला ना आपने, और तीसरा कंपोनेंट क्या? पहला कंपोनेंट आपने सबसे पहले क्या लेते हो? पानी, सॉल्वेंट. उसके बाद फिर सोल्यूट आएंगे, ठीक है. सो ये मोल फ्रैक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज इसके बेसिस पे आपको 100% रॉल्स लॉ पे क्वेश्चन आता ही आता, ठीक है. नाउ गो फॉर नेक्स्ट. कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कॉन्सेंट्रेशन का? एग्जैक्ट मीनिंग क्या समझते हो कॉन्सेंट्रेशन से? क्या मतलब है कॉन्सेंट्रेशन?
फोकस, हम तो फोकस ही समझ रहे हैं, इसके पहले तो ऐसे टेक्निकल कंसंट्रेशन हमने सुना ही नहीं था। ठीक है, किस पे फोकस करोगे? सोल्यूट पे ना, समझ रहे हो? तो सोल्यूट आप जब भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को प्रॉपरली देखना है। व्हाट डू यू मीन बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? अभी मास वास गया, मोल्स में आ जाओ, राइट? सो यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हेनेवर आई एम कंसीडरिंग अ पतीला, ठीक है, सो इस पतीले में मैं क्या लूंगी? सॉल्वेंट। सबसे पहले क्या लेना है आपको? सॉल्वेंट ही, उसके बाद आप कौन सा सोल्यूशन प्रिपेयर करना है उसके बारे में सोचते हो। जनरली भी ऐसे ही सोचते हैं हम लोग, ठीक है। अभी इस सॉल्वेंट में जितनी भी क्वांटिटी है उसी के बेसिस पे सोल्यूट ऐड करोगे। किस पे फोकस कर रहे हो आप? सोल्यूट पे। किस पे फोकस कर रहे हो आप लोग? सोल्यूट पे। अभी ये जो सोल्यूट है, ठीक है, ये सोल्यूट किस में रहेगा? मोल्स। मोल्स किस में रहेगा? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब क्या क्या हो सकता है इसमें? आयंस भी हो सकते हैं, बेसिकली क्या होंगे? आयंस ही होंगे। इफ इट इज इलेक्ट्रोलाइट, इफ इट इज, यू कैन कंसिडर आयनिक कंपाउंड। किस पे आपको फोकस करना पड़ेगा? कितने आयंस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। दूसरी बात, अगर मैं शुगर की बात करती हूँ तो क्या आएगा ये? मॉलिक्यूल बेसिस पे। अभी ऐसा तो नहीं होगा आपने सॉल्वेंट लिया और एक साइड में यहाँ पे शुगर डाल दिया, इज इट अ सोल्यूशन? एक साइड में डालते हो क्या? तो पॉसिबल नहीं है सोल्यूशन बनना, समझ रहे हो? सो यू हैव टू मिक्स द सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट इन अ प्रॉपर पर्टिकुलर रेशियो, मीन्स यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द पार्टिकल्स इक्वली। ठीक है, सो बेसिकली जब भी आप पार्टिकल्स को क्या कर रहे हो, पार्टिकल्स को क्या कर रहे हो, यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तब आपने प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेशन को समझा। इसको बोलो कि आप कॉन्सेंट्रेशन। ये पूरा ऐसा नहीं होगा कि आपने एसिड पिया, पहले इसमें एकदम नॉर्मल लगा, फिर आपने पूरा पी लिया, नीचे बहुत ज्यादा यू नो कैसे रहे, सोर टाइप है, पहले तो पानी जैसा एसिड लग रहा था, आपने पूरा पी लिया, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत ज्यादा सोर लगा, इसका मतलब आपने प्रॉपरली उसको मिक्स नहीं किया। आई गेस आपने नींबू शरबत में ये ऑब्जर्वेशन किया होगा। तो इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? योर सॉल्यूट पार्टिकल्स गेट डिजोल्व इन वाटर और सॉल्वेंट इन पर्टिकुलर इक्वल मैनर, इक्वल पर्टिकुलर परफेक्ट रेशियो में होना चाहिए, ठीक है, तभी उसको आप क्या बोलोगे? एक प्रॉपर सोल्यूशन बोलोगे। दैट इज नॉट आइडियल सोल्यूशन। अगर आइडियल सोल्यूशन होते तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग नहीं पढ़ते थे उतना सारा, ठीक है। सो आइडियल सोल्यूशन का मतलब बहुत अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि whenever you're dissolving solute particles into the solvent, solute को 2 दोगे और सॉल्वेंट का क्या रहेगा? 1 नंबर रहेगा। सबसे पहले सॉल्वेंट लेते हो तो डू नॉट फॉरगेट दिस नंबरिंग। क्लियर विद द पॉइंट? ठीक है, सो सोल्यूट किस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में, सॉरी कौन से यूनिट में आप मेजर करोगे? मोल्स में। मोल्स के पहले आपको क्या लगेगा? ग्राम्स। ऐसे ही जाओगे ना पीछे पीछे, पहले तो मोल्स, लोग मोल्स नहीं लेते, हम लोग ग्राम लेते, तो उसको कन्वर्ट करो मोल्स में। तो हम व्हाट इज मोल्स? एग्जैक्टली मोल्स है क्या? पार्टिकल्स होते हैं मोल्स। कि आपने कितनी अच्छी तरीके से उन पार्टिकल्स को पूरे सॉल्वेंट में क्या किया? मिक्स किया। दैट इज गाइस सोल्यूबिलिटी अगेन। क्या आपने उस पर्टिकुलर मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या किया? प्रॉपरली डिसॉल्व किया, ठीक है। नाउ कॉन्सेंट्रेशन के कौन कौन से टर्म्स है? पहले मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंट। हमेशा याद रखो बेसिस में आपको लेना क्या है, ठीक है। हमेशा नीचे किसका मास रहेगा? सॉल्वेंट का ही रहेगा या फिर पूरे सोल्यूशन का ही रहेगा? वॉल्यूम किसका रहेगा? पूरे सोल्यूशन का ही रहेगा। तो मास परसेंट जब पूछते हैं तो सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन रहेगा। परसेंट है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा आपको? 100। व्हाट इज मास परसेंट? किसका मास आएगा यहाँ पे? किसका मास आएगा? मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन
mass of solution. So this is nothing but your mass fraction. ये भी आता है. फ्रैक्शन परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होगा? मास ऑफ कंपोनेंट WI, राइट, मास ऑफ सॉल्यूशन WT मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये क्या हो गया आपका? वेट परसेंट हो गया. सो मास परसेंट इज गिवन बाय, मतलब उसको वेट परसेंट में बोलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम? किसका वॉल्यूम रहेगा? किसका वॉल्यूम रहेगा? वॉल्यूम परसेंट मतलब वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट जिसका पूछा है. इस कंपोनेंट, इस आई की जगह पे क्या हो सकता है? आई कैन बी 1 और 2. 1 स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट, 2 स्टैंड्स फॉर सोल्यूट. तो इसको बोलना ही नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ व्हाट? टोटल वॉल्यूम मतलब किसका रहेगा? VI अपॉन V1 प्लस V2. दिस इज नथिंग बट VI अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं भूलना है. सो ये क्या हो गया आपका? परसेंटेज. इफ नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब फ्रैक्शन. ठीक. व्हाट डू यू मीन बाय मास बाय वॉल्यूम? बहुत सिंपल है. वॉल्यूम किसका लोगे आप? सोल्यूशन का. मास कितना लोगे? किसका लोगे? जिसका पूछा है. डू नॉट फॉरगेट दैट. हो सकता है कि उनको सॉल्वेंट के वॉल्यूम में मास में इंटरेस्ट हो सकता है उनको सॉल्यूट के मास में इंटरेस्ट हो, राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट डू यू मीन बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंट? मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. सो दिस इज मास बाय वॉल्यूम. ये कहाँ पे आपको यूज होगा? यू विल यूज दिस इन दिस स्टेट बोर्ड बैक क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में है. 30% ऑफ, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या? 30% ऑफ मतलब उसमें उन्होंने मास परसेंट दिया. यू हैव टू फाइंड आउट दिस अदर वैल्यूज. ठीक है. नाउ गो फॉर नेक्स्ट. और भी है टर्म्स. मोलैरिटी है. मोलैरिटी. मोलैरिटी इज रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मोलैलिटी इज रिलेटेड विथ मास ऑफ सॉल्वेंट. अभी देखो, अब जब भी डिस्कशन करते हो, राइट, तो आप क्या सोचते हो कि उसमें नमक कम डाला या फिर ज्यादा डाला, राइट. वट एवर टेस्ट यू आर गेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ सोल्यूट यू आर एडिंग. जो भी आपको टेस्ट लगेगा किसके ऊपर डिपेंड है? जो भी आप उसमें सोल्यूट ऐड कर रहे हो, अभी उसका जो कंपैरिजन है ऑब्वियस किसके रिस्पेक्ट में करोगे? कंपैरिजन पानी के रिस्पेक्ट में ही करोगे. या फिर ज्यादा दाल बना दिया मतलब पूरा सोल्यूशन की बात कर रहे हो. या फिर आप क्या बोलोगे? ज्यादा पानी ऐड किया मतलब सॉल्वेंट की बात कर रहे हो, राइट. सो whenever we are talking about the molarity which is given in terms of what is molarity? Molarity is equal to what? Moles of solute upon volume of solution in dm cube. You have to be very specific. Moles of solute मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? and this is volume of solution. क्या आएगा इसका यूनिट? मोल पर डीएम क्यूब. ये उसका यूनिट हो गया. ठीक है. देन गो फॉर हियर. मोलैरिटी क्या होता है? इट इज गिवन बाय स्मॉल m. क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पे भी क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. व्हाट इज द यूनिट? मोल्स अपॉन kg. ठीक है. इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे? अगेन द सेम थिंग. कैसे लिखोगे इसको? N2 अपॉन W1 ना, है ना. ये सिर्फ किसमें होना चाहिए? केजी में. तो इसका यूनिट क्या आएगा? मोल्स अपॉन केजी. मोल्स पर केजी, मोल्स पर डीएम क्यूब. कैपिटल एम इज मोलैरिटी. अच्छा, एक चीज बताओ, कौन सी क्वांटिटी ज्यादा होगी? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ज्यादा होगा या मास ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा? सोल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा होगा, कैपिटल एम. स्मॉल एम मतलब सॉल्वेंट का ही मास रहेगा.
अगर आप कभी मोलारिटी मोलालिटी का फॉर्मूला भूल गए, मोलारिटी एम बड़ा दिखता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। सबको शायद ऊपर का क्लियर हो गया अभी, हमेशा मोल्स ऑफ सोल्यूट ही रहेगा, इट विल नेवर एवर चेंज। ठीक है, नीचे क्या रहेगा, कैपिटल है, मोलारिटी दिया है मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी दिया है मतलब स्मॉल एम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इफ यू आर फॉरगेटिंग अबाउट मोलारिटी एंड मोलालिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाउ गो फॉर नेक्स्ट, नॉर्मेलिटी एंड पीपीएम। ठीक है, ये जो स्लाइड है वो मैं अलग से बता दूंगी आपको। ठीक है, नॉर्मेलिटी इज बेसिकली फॉर आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में भी यहाँ पे बेसिकली बेसिसिटी एंड एसिडिटी, ये कॉन्सेप्ट आता है कि उसका बेसिसिटी एंड एसिडिटी आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली दिस इज फॉर, बेसिसिटी जो होता है वो एसिड्स के लिए काउंट किया जाता है, एसिडिटी होता है वो बेस के लिए काउंट करते हैं। सो नॉर्मेलिटी जो है ना, कहाँ पे पढ़ते हो आप लोग नॉर्मेलिटी में, टाइट्रेशन। नॉर्मेलिटी कहाँ पे लगता है आपको, टाइट्रेशन में। टाइट्रेशन किसका किया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन, एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, नॉर्मेलिटी का मतलब ये होता है उसको नॉर्मल बनाओ, एसिड एसिडिक होता है, बेस बेसिक होता है, तो उसको नॉर्मल बनाओ मतलब न्यूट्रल बनाओ, तो नॉर्मेलिटी हो गया। समझ रहे हो, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको बता देती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी, बहुत सिंपल है ये गाइस, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, 9th का कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है। इफ आई एम कंसिडरिंग एसिड्स, ये HCl है, क्या देगा ये, H प्लस प्लस Cl माइनस, H2SO4 है, क्या देगा ये, क्या देगा ये, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, कैन यू काउंट द H प्लस, इसमें कितना H प्लस है, 1, तो ये क्या हो गया उसका बेसिसिटी। इसमें कितने H प्लस है, 2, तो ये क्या हो गया उसका बेसिसिटी। समझ गए, सो बेसिकली व्हाट यू मीन बाय बेसिसिटी, बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ H प्लस डोनेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिटी, एसिडिटी क्या होता है, किसके लिए रहेगा ये, बेस के लिए। आपके पास बेस कौन से है, NaOH है ना, NaOH करेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस देगा। ठीक है, इसकी एसिडिटी कितनी होगी, एसिडिटी इज 1, दिस इज रिलेटेड विद एसिडिटी। ठीक है, ये एसिडिटी है। ठीक है, आपके पास अगर ऐसा है PaOH होल ट्वाइस, क्या देगा ये, Pa प्लस 2 प्लस 2OH माइनस, कहाँ पे पढ़ा है आपने ये डिसोसिएशन, इसको आपने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में पढ़ा है। तो इसका बेसिसिटी, इसका एसिडिटी कितना होगा, व्हाट इज द एसिडिटी, 2। ये क्वेश्चंस उसने नहीं किए जिसने इसको देखा ही नहीं, बच्चों को लगता है कि कुछ अलग रहे, बहुत सिंपल है। समझ में आया, इसको अभी क्या बोलोगे, दिस इज मोनोप्रोटिक एसिड, एक ही प्रोटॉन दे रहा है, इसको क्या बोलोगे, डाइप्रोटिक एसिड। हम्म, नहीं नहीं उल्टा है, याद रखना, एसिड ही नहीं है वो, एसिड के लिए बेसिसिटी बोलते हैं, और एसिड के लिए, सॉरी, एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी, 100% सही है। ठीक है, ये मैक्सिमम बच्चों का कंफ्यूजन है। ठीक है, सबसे पहले ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये H प्लस है, राइट, इसको कितने OH लगेंगे, एक OH लगेगा न्यूट्रल करने के लिए, इसलिए उसको उतनी बेसिसिटी लगेगी, ऐसा बोला जाता है। समझ गए तुम लोग, ठीक है। नाउ ppm इज पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन समझते हो, मिलियन मतलब कितना होता है, 10 lakhs। ठीक है, तो 10⁻⁶ पार्टिकल्स with respect to total particles present in this solution, वो होता है ppm। what is ppb, parts per billion with respect to जितने टोटल मोल्स ऑफ ये है, मतलब आप जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करोगे वो किस में यूज करना है, पार्टिकल्स। समझा, हमने किस में किया है, वॉल्यूम में किया है मोल्स के रिस्पेक्ट में, मास में किया है, क्या बचा अभी,
पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको वैसे जरूरत नहीं है, जहां पे आएगा आपको बताती हूँ। नाउ चेक द यूनिट्स। कौन कौन सी यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं? वी आर यूजिंग मास, राइट। सीजीएस में क्या यूज करोगे? ग्राम। बस मोलैलिटी के लिए क्या यूज करोगे? केजी। तो कन्वर्जन पता होना चाहिए। वॉल्यूम, ईएम क्यूब इज इक्वल टू लीटर, सीएम क्यूब और सीसी टू डीएम क्यूब, ये कन्वर्जन आता है। सीएम क्यूब को सीसी बोलते हैं, किसको किसको पता है? सीएम क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी, ठीक है। तो कन्वर्जन अगर आपको डीएम क्यूब में करना है, यही आपको लगेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10⁻⁻⁻। ये बहुत रेयर केस में आएगा, डीएम क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब, बहुत रेयर केस में। तब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10⁻³ से। ये आपको कहाँ कहाँ पे यूज होगा? ये आपको यूज होगा ml टू लीटर में, या फिर cc टू डीएम क्यूब, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 1 डीएम क्यूब, ठीक है। कहाँ पे लिखा है मैंने? पहले ही बता दिया, राइट। सबको पता है ना वॉल्यूम? 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच? ये भी एक याद रखना है और ये भी याद रखना है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 pm cube, 1 ml is equal to 1 cm cube. So as you can convert the density in ग्राम पर cc और ग्राम पर ml भी हो सकता है, तो कोई कंफ्यूज मत होना, क्योंकि cc एंड ml क्या होते हैं? ये दोनों क्या होते हैं? सेम, ठीक। गो फॉर नेक्स्ट। प्रेशर 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg, क्या सबको पता ही है? यस कमलेश, यूनिट कन्वर्जन, दिस इज इंपॉर्टेंट इन सॉल्यूशन लेसन। that is equal to 760 torr, that is equal to 101.325 kPa, that is equal to 101.325 pascal, समझ रहे हो? And then 1.07 bar, so you can take 1 atm is equal to 1 bar also. So basically you have to convert, क्या लेना है? अगर एटीएम पूछा है आप उनको ये चाहिए, तो यहाँ पे आपको एटीएम लिखना है, यहाँ पे आपको एमएमएचजी लिखना है, राइट। If 1 ATM is equal to 760, then x ATM, मतलब यहाँ पे ले रही हूँ जैसे 2 ATM is equal to how much? ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहीं भी नहीं बोलना। 1 kg का प्राइस 300 है, तो 10 kg का कितना होगा? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन should be in your mind always. So guys, for conversion always use क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। वो फैक्टर वैक्टर याद रखना, इससे बेटर है क्या करो आप? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन याद रखना, ठीक है। एटीएम टू एमएमएचजी करना है, तो 1 एटीएम तो पता है ना आपको 760 है, 2 एटीएम इज इक्वल टू हाउ मच? अगर 760 एमएमएचजी में है, तो आपको पता है ना 760 एमएमएचजी इज इक्वल टू 1 एटीएम, सेम थिंग, कहीं भी एक्स लगा दो जहां पे पूछा है, क्लियर? तो ये यूनिट्स आपको याद रखना है, ये पूरा सब 1 एटीएम ही है, ठीक है। देन व्हाट एग्जैक्टली प्रेशर टर्म्स, आपको पूरे इसमें कौन कौन से प्रेशर, कौन कौन से वर्ड्स आए प्रेशर में? कौन से प्रेशर आया है क्या? बहुत सारे टर्म्स आए प्रेशर में, क्या क्या आया है बोलो? वेपर प्रेशर, उसके बाद पार्शियल प्रेशर, उसके बाद टोटल प्रेशर, समझ रहे हो? नाउ ये हम क्यों पढ़ते, पहले उसको समझना है। ईच एंड एवरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर, डू यू एक्सेप्ट दिस थिंग? ईच एंड एवरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लास में सब इक्वल लेवल के बच्चे हो, अलग अलग बच्चे रहते हैं, राइट। सबका सबका अलग अलग माइंड सेट है, पढ़ाई करने का तरीका अलग है। वैसे ही हम उस सिस्टम की बात करते हैं जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हो। बेसिकली we should not think about the solid, we should think about the liquid and gases only, right? तो यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल ए हो सकता है, पार्टिकल बी हो सकता है, पार्टिकल सी हो सकता है। गाइस आप यहाँ पे पूरे सिस्टम, इस सिस्टम में आप
प्रेशर इंडिकेटर लगा दोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? प्रेशर इंडिकेटर लगाओगे तो क्या समझ में आएगा? आपको पीटी समझ में आएगा, राइट? ये जब भी गैस में कन्वर्ट होता है तो उसका वेपर प्रेशर तो आपको पता होगा, इंडिविजुअली बता सकते हो किसी का भी वेपर प्रेशर कितना है, राइट? अभी बात करते हैं अगर वही गैसेस मिक्सचर में आ गए, इज इट रियली पॉसिबल कि कौन सा गैस कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो बता दो? अब कहीं भी लगा दो इंडिकेटर। जैसे अगर आप यहाँ पे मतलब एयर का प्रेशर कितना है? 1 atm। कैन यू टेल द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 N2 पॉल्यूटेड गैसेस? मैंने अगर पूछा 1 atm तो क्लियर है, कहाँ से गैस को पकड़ के उसको प्रेशर पूछोगे? दैट इज नॉट द possible case. So what exactly the system is consist of? It is consist of a partial addition of the different type of components, right? तो यहाँ पे टर्म क्या क्या आते हैं? टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यहाँ पे सबसे पहले टर्म आता है दैट इज नथिंग बट अ टोटल प्रेशर, जो कि आपको पता है पीटी। पीटी इज इक्वल टू हाउ मच? P1 PA प्लस PB प्लस PC। कौन सा लॉ है ये डाल्टन्स ने बताया, बट उसको ये नहीं समझा कि how I can calculate the PA PB and PC। What is PA PB and PC? ये तीनों क्या है? ये तीनों पार्शियल प्रेशर्स है। पार्शियली इंडिविजुअल गैसेस ने उतना टोटल प्रेशर लाने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन किया, दैट इज द पार्शियल प्रेशर। फिर बात आती है पार्शियल प्रेशर की। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मच? P नॉट A इंटू एक्स ए। ये किसने बताया? ये रॉल्स ने बताया, ठीक है? इसमें से जहां पे भी नॉट वैल्यू आता है, जहां पे भी ऐसे नॉट लगता है, ठीक है, सो दीज आर दी स्टैंडर्ड वैल्यूज। ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके है, रखा है। ऑल आर दी स्टैंडर्ड वैल्यूज। जैसे कि if anybody is asking you the vapor pressure of water, what is the vapor pressure of water? बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना होता है? आइडियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना होता है? 1 atm। क्यों? क्योंकि पानी इतने इस एटमॉस्फेयर में उबलता है, तभी तो वेपर प्रेशर क्रिएट करता है ना। तो इसका वेपर प्रेशर कितना होता है? 1 atm, ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो किसी भी लिक्विड को बॉईल करने के लिए उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पास करना होता है, ठीक है? 1 atm से अगर वो प्रेशर क्रिएट करेगा तो इजीली वो क्या करेगा? बॉईल आउट होगा। समझ रहे हो? ठीक है, आई गेस टाइम हो गया ना, चलेगा। तो इतने जितने मैंने टर्म्स बताए उतने करके आना, क्योंकि कल से शायद सोल्यूशन है हेनरीज लॉ, ठीक है? अभी मैंने जितना बताया उतना शिद्दत से घर से पढ़ के आओ।